15 अगस्त 1947 को जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब दोनों देशों के हिस्सों में जो जो चीजें आई सभी चीजों को बांटा गया था और पैसों का भी बंटवारा हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के हिस्से में 75 करोड़ रुपए आए थे। 75 करोड़ रुपए में से 20 करोड़ रुपए पाकिस्तान को बंटवारे के दिन ही दे दिए गए थे और बाकी के 55 करोड़ रुपए बंटवारे के कुछ दिन बाद दिए गए थे। पाकिस्तान ने बंटवारों के पैसों से ज्यादा वेपन्स खरीदे और बंटवारे के एक महीने बाद अक्टूबर महीने में कश्मीर पर हमला कर दिया, जिसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें इंडिया को जीत मिली और इंडिया ने युद्ध जीतने के बाद पाकिस्तानियों को वापस उनके मुल्क खदेड़ दिया। जिसके बाद से लगाकर अब तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध हुए हैं, 1965 में, 1971 में और 1999 में। 1971 वार में पाकिस्तान का साथ अमेरिका ने दिया था और अपने नेवी जहाजों को इंडियन नेवी के खिलाफ उतार दिया था, लेकिन उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उन्होंने रूस से मदद की मांग की, जिसके बाद जो हुआ उसे सुनकर शायद आप शॉक्ड रह जाएं। रशिया ने इंडिया की मदद के लिए अपने नेवी का सबसे ताकतवर 40वां बेड़ा अमेरिकन नेवी के खिलाफ उतार दिया था, जिसके बाद अमेरिका को अपने नेवी के जहाजों को पीछे करना पड़ा था। जिसके बाद इंडिया को इस युद्ध में भी जीत मिली और पाकिस्तान के लाखों सैनिकों ने इंडियन आर्मी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इंडिया पाकिस्तान के बीच जितने भी युद्ध हुए हैं सबकी शुरुआत पाकिस्तान ने की है और बाद में हारा भी पाकिस्तान है, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान पर कभी भी पहले कोई अटैक नहीं किया है और ना ही इंडिया पाकिस्तान से कभी भी कोई वार हारा है। पाकिस्तान के पास मिलिट्री वेपन्स बनाने के उतने सोर्सेस नहीं है जितने कि इंडिया के पास हैं। इसलिए अगर आप पाकिस्तान के वेपन्स की लिस्ट देखोगे तो पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा वेपन्स अमेरिका और चाइना से खरीदे हैं। इसलिए कुछ देश वेपन्स बेच कर अमीर होते जा रहे हैं और पाकिस्तान वेपन्स खरीद कर गरीब होता जा रहा है। देखिए, हमारे देश की जो डिफेंस फोर्स है उसमें नेवी, आर्मी और एयरफोर्स को मिलाकर लगभग 26 लाख सैनिक हैं, जिनमें से 14,56,000 सैनिक हर समय एक्टिव हालत में रहते हैं और लगभग 11,55,000 सैनिकों को रिजर्व रखा गया है, जिन्हें जरूरत पड़ने पर किसी भी वक्त ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। इंडियन डिफेंस फोर्स की अगर तीनों सेनाओं की बात करें तो सबसे ज्यादा सैनिक इंडियन आर्मी के पास हैं, लगभग 22 लाख सैनिक। सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा सैनिक इंडियन एयरफोर्स के पास हैं, लगभग 3,10,000 सैनिक और थर्ड नंबर पर सबसे ज्यादा सैनिक इंडियन नेवी के पास हैं, लगभग 1,42,000 सैनिक। वही अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की तीनों सेनाओं नेवी, आर्मी और एयरफोर्स को मिलाकर लगभग 13,22,000 सैनिक हैं, जिनमें सबसे ज्यादा सैनिक पाकिस्तान आर्मी के पास हैं, लगभग 11,20,000 सैनिक। सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा सैनिक पाकिस्तान नेवी के पास हैं, लगभग 1,24,000 सैनिक और थर्ड नंबर पर सबसे ज्यादा सैनिक पाकिस्तान एयरफोर्स के पास हैं, लगभग 78,000 सैनिक। पाकिस्तान के टोटल सैनिकों में लगभग 6,50,000 सैनिक हर समय एक्टिव हालत में रहते हैं और बाकी के बचे हुए सैनिकों को रिजर्व रखा गया है, जिन्हें जरूरत पड़ने पर किसी भी वक्त ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। ये दोनों देशों के मिलिट्री पावर की बेसिक जानकारी थी। अब आगे के वीडियो में दोनों देशों के मिलिट्री पावर को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते चलेंगे, जिसमें सबसे पहले दोनों देशों की नेवी को कंपेयर करेंगे, सेकंड नंबर पर दोनों देशों के एयरफोर्स को कंपेयर करेंगे और थर्ड नंबर पर दोनों देशों की आर्मी को कंपेयर करेंगे। देखिए, इंडियन नेवी की समुद्री सीमा काफी बड़ी है, इसलिए इंडियन नेवी ने अपने जंगी जहाजों और गश्ती जहाजों को समुद्र के किनारे जगह जगह पर तैनात किया हुआ है। इंडियन नेवी की फ्लीट में टोटल 294 समुद्री जहाज हैं और 1,42,000 नेवी के सैनिक हैं, जिनमें से 67,000 सैनिक हर समय एक्टिव हालत में रहते हैं और 75,000 सैनिकों को रिजर्व रखा गया है, जिन्हें जरूरत पड़ने पर किसी भी वक्त ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। वही पाकिस्तान की नेवी फ्लीट में टोटल 114 समुद्री जहाज हैं और 1,24,800 नेवी के सैनिक हैं, जिनमें से लगभग 50,000 सैनिक हर समय एक्टिव हालत में रहते हैं और 74,800 सैनिकों को रिजर्व रखा गया है, जिन्हें जरूरत पड़ने पर किसी भी वक्त ड्यूटी पर बुलाया जाता है। इंडियन नेवी के टोटल समुद्री जहाजों की फ्लीट में 12 डिस्ट्रॉयर शिप हैं, वही पाकिस्तान की नेवी फ्लीट में 2 डिस्ट्रॉयर शिप हैं। समुद्री शिप डिस्ट्रॉयर साइज में तो छोटे होते हैं, लेकिन अटैक बहुत तेजी फुर्ती के साथ करते हैं। इनका उपयोग बड़े बड़े समुद्री जहाजों को बचाने के लिए किया जाता है कि कहीं से कोई दुश्मन पनडुब्बी आकर इन पर हमला न कर दे।
और इंडियन नेवी की फ्लीट में टोटल 12 फ्रिगेट समुद्री जहाज हैं। वही पाकिस्तान के पास 9 फ्रिगेट जहाज हैं। फ्रिगेट शिप साइज में काफी बड़े होते हैं, इसलिए इन्हें युद्धपोत के नाम से भी जाना जाता है। ये युद्धपोत अपने साथ भारी मात्रा में आर्म आम्युनिशन, गोला बारूद और तोपें लेकर चलते हैं। और इंडियन नेवी के पास टोटल 18 कॉर्वेट जंगी जहाज हैं। वही पाकिस्तान के पास 7 कॉर्वेट जहाज हैं। ये जहाज साइज में युद्धपोतों से छोटे होते हैं, लेकिन साइलेंट रहकर हमले बहुत घातक करते हैं। इस जंगी जहाज में कई मिसाइलें और गन मशीन फिट हैं, जो दुश्मन पनडुब्बियों और एयरक्राफ्ट को मिनटों में तबाह कर सकती हैं। इसके अलावा इंडियन नेवी के पास 137 गश्त करने वाले समुद्री जहाज हैं, जिनमें से कुछ समुद्री सीमा पर तैनात रहते हैं और कुछ लगातार गश्त करते रहते हैं। वही पाकिस्तान के पास 69 गश्त करने वाले समुद्री जहाज हैं, जो पाकिस्तान की समुद्री सीमा पर गश्त करते रहते हैं। इंडियन नेवी के बड़े गश्ती जहाजों के साथ छोटी छोटी नौकाओं की एक पूरी फ्लीट रहती है, जो इनके संपर्क में रहकर गश्त करती हैं। गश्ती और फाइटर जहाजों के अलावा इंडियन नेवी के पास 4 समुद्री लैंडिंग जहाज टैंक हैं। ये जहाज आर्मी के टैंकों और वाहनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करते हैं। मान लो अगर कहीं जंग छिड़ी है और रोड के रास्तों पर कोई बाधा है या फिर दुश्मनों को रोड के रास्तों की जानकारी है, तो उस कंडीशन में दुश्मनों को चकमा देने के लिए समुद्र के रास्तों का प्रयोग किया जा सकता है। आईएनएस घड़ियाल इंडिया का बहुत बढ़िया लैंडिंग जहाज टैंक है। इस जहाज के पास 15 आर्मी के टैंकों को ले जाने की कैपेसिटी है और इस जहाज के ऊपर 2 हेलीपैड बनाए गए हैं, जिस पर 2 हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं। इंडियन नेवी के पास दूसरा सबसे पावरफुल लैंडिंग जहाज टैंक आईएनएस केसरी है। इस शिप के अंदर 10 आर्मी टैंकों को ले जाने की जगह है, लेकिन जरूरत पड़ने पर टैंकों की जगह पर आर्मी के वाहनों को भी लादकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। वही अगर पाकिस्तान के नेवी लैंडिंग जहाज टैंक शिप्स की बात करें, तो पाकिस्तान के पास इंडिया के लैंडिंग जहाज टैंक शिप्स को टक्कर देने वाला एक भी शिप नहीं है। नेवी शिप्स के अलावा इंडियन नेवी के पास 18 पनडुब्बियां हैं, जिसमें एक बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत है और 17 हमलावर पनडुब्बियां हैं। वही पाकिस्तान के पास 8 हमलावर पनडुब्बियां हैं। पनडुब्बियों के अगर वार करने के तरीकों की बात करें, तो पनडुब्बियां बिना उथल पुथल किए साइलेंटली अटैक करती हैं, इसलिए पनडुब्बियों को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। खास तौर पर पनडुब्बियां 2 प्रकार की होती हैं, पहली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी और दूसरी हमलावर पनडुब्बी। ये दोनों पनडुब्बियां शक्ति के मामले में एक दूसरे से काफी अलग हैं और बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हमलावर पनडुब्बियों की तुलना में ज्यादा पावरफुल और घातक हैं। इसलिए बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां दुनिया में सिर्फ 6 देशों के पास हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अमेरिका के पास 14 बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं, रूस के पास 11 हैं, चीन के पास 6 हैं, ब्रिटेन के पास 4 हैं, फ्रांस के पास भी 4 हैं और इंडिया के पास सिर्फ एक बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिहंत पनडुब्बी की लोकेशन को गुप्त रखा जाता है, जिससे दुश्मन को इंडिया की सबसे घातक पनडुब्बी की लोकेशन का पता न चल पाए। आखिर कौन सी तकनीकों का बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत में प्रयोग किया गया है, जो इसे हमलावर पनडुब्बियों से अलग बनाती है? आईएनएस अरिहंत पनडुब्बी पृथ्वी के तीनों फॉर्मेट जल, वायु और धरती पर दुश्मनों से लड़ने में सक्षम है। अगर कोई दुश्मन फाइटर जेट आसमान में है, तो ये पनडुब्बी उसे मारकर गिरा सकती है। अगर कोई दुश्मन सिर्फ पानी में है, तो ये पनडुब्बी उसे भी नष्ट कर सकती है। और अगर दुश्मनों ने अपने अड्डे पहाड़ों और जमीन पर बना रखे हैं, तो ये पनडुब्बी दुश्मनों के उन अड्डों को भी तबाह कर सकती है। इस पनडुब्बी में 12 K-15 मिसाइलें लोड हैं, जिनकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान के अधिकांश हिस्सों तक पहुंच सकती है। और दूसरी 4 मिसाइलें इस पनडुब्बी में K-4 लोड हैं, जिनकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। अगर आईएनएस अरिहंत पनडुब्बी को बंगाल की खाड़ी के सबसे उत्तरी क्षेत्र में ले जाकर K-4 मिसाइल लॉन्च की जाए, तो ये मिसाइल पूरे पाकिस्तान को तो निशाना बना ही सकती है, साथ में चीन के बीजिंग शहर को भी तबाह कर सकती है। K-15 और K-4 वर्तमान श्रेणी की मिसाइलें हैं, इसलिए ये सिर्फ S-5 श्रेणी की पनडुब्बियों से ही लॉन्च की जा सकती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत में कुछ खास फीचर्स हैं, जो इसको हमलावर पनडुब्बियों से एडवांस बनाते हैं। आईएनएस अरिहंत पनडुब्बी 50 दिन तक बिना पानी की सतह पर आए पानी के अंदर रह सकती है और पानी के अंदर 350 मीटर की गहराई में छुपकर दुश्मन पर हमला कर सकती है। इस पनडुब्बी की लंबाई 110 मीटर और चौड़ाई 11 मीटर है। इस पनडुब्बी में 100 सैनिकों के रहने और खाने की पूरी व्यवस्था है और यह पनडुब्बी अपने साथ 6000 टन वजन कैरी कर सकती है।
और ये पनडुब्बी पानी के अंदर 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैरती है और पानी की ऊपरी सतह पर इसकी स्पीड 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये पनडुब्बी परमाणु हमले करने में सक्षम है और इसके ऊपरी हिस्से में 4 मिसाइल लॉन्चर ट्यूब हैं, जिनसे यह पनडुब्बी दुश्मनों पर गोला बारूद और मिसाइलें फायर करती है। वही अगर हमलावर पनडुब्बियों की बात करें तो इनका प्रयोग नेवी के बड़े गश्ती जहाजों और बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों की सुरक्षा के लिए उनके आसपास लगाया जाता है, जिससे दुश्मन पनडुब्बियां आकर उन पर हमला न करने पाए। फिर भी अगर कोई दुश्मन पनडुब्बी या कोई दुश्मन शिप गश्ती के बड़े जहाजों या फिर बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों के समीप आने की कोशिश करता है तो हमलावर पनडुब्बियां उनको पहले ही नष्ट कर देती हैं। इंडिया के पनडुब्बियों की तुलना पाकिस्तान के पनडुब्बियों से इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के पास केवल 8 हमलावर पनडुब्बियां हैं और एक भी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी नहीं है। लेकिन अगर नेवी के सबसे बड़े जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो वर्ल्ड में टोटल 47 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, चाइना के पास 2 हैं, ब्राजील के पास 2 हैं, इंडिया के पास 2 हैं और रसिया के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। इंडिया के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर में पहला आईएनएस विक्रांत और दूसरा आईएनएस विक्रमादित्य है। वहीं पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर एक भारी भरकम बड़े समुद्री जहाज होते हैं। इनके ऊपर फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को लैंड कराया जाता है और इसमें हजारों सैनिकों के रहने की जगह होती है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर कितने फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर उतारे जा सकते हैं और इस शिप का जो मेन काम है वो क्या है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इंडिया के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को इंडिया में मैन्युफैक्चर किया गया है। इसे केरल के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया गया है। वही इंडिया के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य को इंडिया ने रूस से $2.35 बिलियन की कॉस्ट में खरीदा है। ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर एक दूसरे से काफी अलग हैं और इनके काम करने का तरीका भी एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य को साल 2013 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। इस शिप की लंबाई 284 मीटर और चौड़ाई 61 मीटर है। यह पूरी जगह साइज में लगभग 3 फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ी है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 1600 से भी अधिक सैनिकों के रहने और खाने की पूरी व्यवस्था है और इस शिप की छत पर अधिकतम 36 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं और यह शिप अपने साथ 45,400 टन वजन कैरी करके 56 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से तैर सकता है। वही अगर आईएनएस विक्रांत की बात करें तो इस एयरक्राफ्ट की लंबाई 262 मीटर और चौड़ाई 62 मीटर है। इस शिप की छत पर 30 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं और इसके अंदर 1700 सैनिकों के रहने और खाने की पूरी व्यवस्था है और ये शिप अपने साथ 43,000 टन वजन कैरी करके 52 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से तैरता है और अपने चारों तरफ 500 किलोमीटर की दूरी तक निगरानी रखता है। अब अगर दोनों देशों के फाइटर जेट्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल 606 फाइटर जेट्स हैं, जिसमें मिग-21 फाइटर जेट्स की संख्या 40 है, मिग-29 की संख्या 75 है, एचएल तेजस 32 है, मिराज 2000 50 है, सुखोई 260 है, जैगुआर 160 है और इंडिया के फाइटर जेट राफेल की संख्या 36 है। वही पाकिस्तान के पास टोटल 387 फाइटर जेट्स हैं, लेकिन इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के टॉप 3 फाइटर जेट्स को कंपेयर करेंगे, जिसमें पहले नंबर पर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट एचएल तेजस को पाकिस्तान के फाइटर जेट JF-17 थंडर से कंपेयर करेंगे। दूसरे नंबर पर इंडिया के राफेल को पाकिस्तान के F-16 से कंपेयर करेंगे और तीसरे नंबर पर इंडिया के सुखोई को पाकिस्तान के मिराज 5 से कंपेयर करेंगे। इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट एचएल तेजस एक लाइट वेट का छोटा और फुर्तीला सुपरसोनिक फाइटर जेट है। इस फाइटर जेट को सुपरसोनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आवाज से भी तेज रफ्तार में उड़ सकता है। इस फाइटर जेट की रफ्तार 2205 किलोमीटर प्रति आवर है और ये एक इंडियन फाइटर जेट है। इसे भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने मिलकर बनाया है और साल 2019 में इसे इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया था। तेजस अपने साथ 6,500 किलोग्राम वजन कैरी करता है और जमीन से 15,200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है और दुश्मन के रडार सिस्टम से बचते हुए हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमले कर सकता है। रडार सिस्टम क्या है और रडार से बचकर फाइटर जेट कैसे निकल जाते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, रडार एक रेडियो एक्टिव प्रणाली है। इसका प्रयोग वस्तु को पता लगाने और भविष्य में मौसम की जानकारी को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। इसको मुख्य तौर पर 5 प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। पहला हवाई यातायात नियंत्रण में, दूसरा एंटी मिसाइल सिस्टम में, तीसरा वायु रक्षा प्रणाली में,
चौथा मौसम की भविष्यवाणी में और पांचवा समुद्री शिल्प और विमान नेविगेशन। लेकिन ये वीडियो डिफेंस फोर्स कंपेयर पर है, इसलिए रडार सिस्टम की उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे जिनका प्रयोग डिफेंस फोर्स में होता है। देखिए, रडार का प्रयोग आसमान में उड़ रहे वायुयान के बारे में पता लगाने के लिए किया जाता है कि वायुयान जमीन से कितनी ऊंचाई पर है और रडार से कितनी दूरी पर है और कितनी रफ्तार से उड़ रहा है। रडार आसमान में उड़ रहे फाइटर जेट की ऊंचाई, दूरी और रफ्तार को बड़ी आसानी से पता लगा लेता है। लेकिन अगर आसमान में उड़ रहे फाइटर जेट को आंखों से देखोगे तो उसकी बनावट और रंग का तो पता चल जाएगा, लेकिन अगर बारिश हो रही है, कोहरा है, धुंध है, तब उस स्थिति में फाइटर जेट को आंखों से देखना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन रडार पर कोहरा, धुंध और बारिश का कोई असर नहीं पड़ता है और लाखों किलोमीटर दूर की वस्तु को भी रडार में बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। यहाँ तक कि रडार में शनि ग्रह को भी कई बार देखा गया है। लेकिन रडार पर वस्तुएं किस तरह से दिखती हैं और पूरा रडार सिस्टम काम कैसे करता है, पहले ये समझते हैं। देखिए, रडार की बनावट तो कई टाइप की हो सकती है, लेकिन सबका काम एक ही है, आसमान में हो रही हरकतों को कैप्चर करना। रडार में एक एंटीना लगा होता है। ये एंटीना रेडियो तरंगों को खुले आसमान में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भेजता है। अगर आसमान में कोई वस्तु है तो रेडियो तरंगे उस वस्तु से टकराकर वापस रडार सिस्टम में आ जाती हैं, जहां पर रिसीवर लगे रहते हैं। ये रिसीवर वस्तु के प्रतिबिंब को कैच करके मॉनिटर पर भेजते हैं। मॉनिटर वस्तु के प्रतिबिंब को उसके साइज के हिसाब से बड़ा और छोटा दिखाता है। मान लो अगर आसमान में कोई फाइटर जेट है तो रडार के मॉनिटर पर उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। वही अगर आसमान में कोई पक्षी उड़ रहा है तो मॉनिटर पर उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा। लेकिन अगर आसमान में रबर का गुब्बारा है या फिर कोई प्लास्टिक का सामान है, कार्डबोर्ड है या फिर कांच है, तो रेडियो तरंगे उसे पार करके निकल जाएंगी और रडार के मॉनिटर पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। लेकिन अगर रडार के मॉनिटर पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है और वो प्रतिबिंब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, तो इसका मतलब है वो वस्तु रडार की तरफ आ रही है। आती हुई वस्तु फाइटर जेट भी हो सकती है, फाइटर हेलीकॉप्टर भी हो सकती है और ड्रोन भी हो सकती है। वही अगर रडार पर कोई प्रतिबिंब बन रहा है और वो प्रतिबिंब धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, तो इसका मतलब है वो वस्तु रडार से दूर जा रही है। लेकिन अगर फाइटर जेट की रडार से अनुमानित दूरी पता करनी है तो यहाँ पर दूरी का सूत्र अप्लाई कर देंगे। दूरी बराबर चाल गुणे समय। रेडियो तरंगों की चाल पहले बता चुके हैं कि रेडियो तरंगे 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती हैं, तो यहाँ पर चाल 3 लाख किलोमीटर और समय 1 सेकंड आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रडार से फाइटर जेट की दूरी आ जाएगी। कई देशों का मानना है कि हमारे देश का फाइटर जेट रडार को चकमा दे सकता है। इसमें अमेरिका का मानना है कि हमारे देश का फाइटर जेट B-2 बम्बर रडार में नहीं आएगा। लेकिन यह बात कितने फीसदी सही है अभी आपको समझ में आ जाएगी। रडार से बचने के लिए अमेरिका ने अपने फाइटर जेट B-2 बम्बर को नुकीला और चपटा बनाया है। अगर फाइटर जेट नुकीला और चपटा है तो रेडियो तरंगे फाइटर जेट से टकराकर इधर उधर बिखर जाती हैं और आधे से भी कम रेडियो तरंगे वापस लौटकर रडार में जाती हैं। आधे से भी कम तरंगे वापस लौटकर रडार में जाने का मतलब है रडार में फाइटर जेट का प्रतिबिंब छोटा बनेगा। प्रतिबिंब छोटा बनने का मतलब है अगर रडार एडवांस लेवल का नहीं है तो समझ में ही नहीं आएगा कि कोई फाइटर जेट है या कोई चिड़िया आसमान में उड़ रही है। लेकिन अगर फाइटर जेट कोई हरकत करता है, जैसे बम गिराना या फिर मिसाइल लॉन्च करना, तो रडार में उसकी हरकतें दिखेंगी और तब कंफर्म हो जाएगा कि कोई फाइटर जेट है। रडार से बचने की दूसरी तकनीक है स्टील्थ टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में फाइटर जेट को एक खास तरह की धातु से पेंट किया जाता है जो रडार से आने वाली रेडियो तरंगों को काफी हद तक अवशोषित करता है और जिन रेडियो तरंगों को फाइटर जेट पर चढ़ा पेंट अवशोषित नहीं कर पाता है, उन तरंगों को वापस रडार में भेज देता है। अब रडार में जो तरंगे आई हैं वो पूरी न आकर अवशोषित होकर आई हैं, इसलिए जो एक्चुअल प्रतिबिंब बनना था वो बड़ा न बनकर छोटा बनता है। एक्चुअल प्रतिबिंब का छोटा बनने का मतलब है रडार में समझ में ही नहीं आएगा कि कोई फाइटर जेट है या ड्रोन है या आसमान में कोई चिड़िया उड़ रही है। रडार से बचने की तीसरी तकनीक है अगर कोई फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर बहुत कम ऊंचाई पर है, उसके आसपास पेड़ पौधे और पहाड़ हैं, तो इस सिचुएशन में रडार सिस्टम काम नहीं करेगा। तो ये हो गया पूरा रडार सिस्टम। अब आते हैं फाइटर जेट तेजस पर वापस। तेजस अपने साथ हवा से हवा में मार करने वाली 5 मिसाइलें कैरी करता है, जिसमें पहली मिसाइल R-73 है। ये एक कम दूरी की मारक क्षमता की मिसाइल है। इस मिसाइल को सोवियत संघ द्वारा बनाया गया है और इसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर है। दूसरी मिसाइल IWIR है। ये मिसाइल 500 किलोमीटर दूर दुश्मन को मारने में सक्षम है।
तीसरी मिसाइल पाइथन 5 है। यह मिसाइल 20 किलोमीटर दूर तक मार करने में सक्षम है। चौथी और सबसे घातक मिसाइल एक्स्ट्रा मार्क 1 है। ये लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 110 किलोमीटर है। इसके अलावा तेजस अपने साथ पांचवी और एवरेज दूरी तक मार करने वाली मिसाइल आश्रम मिसाइल को भी कैरी करता है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, ये पांचों मिसाइलें हवा से हवा में मार करने वाली हैं। इन मिसाइलों के अलावा तेजस अपने साथ हवा से सतह पर मार करने वाली भी कई मिसाइलें कैरी करता है, जिसमें सबसे घातक ब्रह्मोस मिसाइल है। ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। इस मिसाइल को फाइटर जेट तेजस के अलावा पनडुब्बियों और बड़े नेवी शिप से भी रिलीज किया जा सकता है। हवा से सतह पर मार करने वाली दूसरी सबसे घातक मिसाइल KH-59 है। इस मिसाइल को इंडिया ने रूस से खरीदा है और इसकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर है। इसके अलावा तेजस अपने साथ विकर्ण रोधी मिसाइल रुद्रम 1 को भी कैरी करता है। इस मिसाइल को दुश्मन के रडार को पता लगाकर उसको नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल को अगर एक बार टारगेट पर लॉक कर दिया गया है, फिर चाहे बीच में रेडिएशन सोर्स ही क्यों ना बंद हो जाए, फिर भी यह मिसाइल अपने टारगेट पर सटीक हमला करेगी। इसके अलावा तेजस अपने साथ एक लंबी दूरी की जहाज रोधी मिसाइल KS-35 को भी कैरी करता है। ये एक टर्बोजेट सबसोनिक एंटी शिप मिसाइल है। इसका प्रयोग दुश्मन के समुद्री जहाजों और बड़ी नावों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। अगर इंडिया के फाइटर जेट राफेल को पाकिस्तान के फाइटर जेट JF-17 थंडर से कंपेयर करें, तो JF-17 थंडर को पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया है। पाकिस्तान के पास टोटल 146 JF-17 थंडर फाइटर जेट हैं। इस फाइटर जेट की संख्या तो पाकिस्तान के पास ज्यादा है इंडिया के तेजस की अपेक्षा, लेकिन इंडिया के फाइटर जेट तेजस के फीचर्स और एडवांस तकनीक को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इंडिया के 32 तेजस फाइटर जेट कर सकते हैं, वो शायद पाकिस्तान के 146 फाइटर जेट JF-17 थंडर के लिए करना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान का JF-17 थंडर 1910 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, वही इंडिया के तेजस की रफ्तार 2205 किलोमीटर प्रति आवर है। इंडिया का JF-17 थंडर अपने साथ 5535 किलोग्राम वजन कैरी कर सकता है, वही इंडिया का तेजस अपने साथ 6500 किलोग्राम वजन कैरी करता है। पाकिस्तान का JF-17 थंडर अगर हवा में है और उसमें ईंधन खत्म हो गया है, तो उसे ईंधन भरने के लिए जमीन पर लैंड करना पड़ेगा। वही इंडिया के तेजस फाइटर जेट में हवा में ही ईंधन भरने की तकनीक है। JF-17 थंडर को लैंड करने के लिए 609 मीटर लंबा ट्रैक चाहिए, वही तेजस इमरजेंसी में 460 मीटर के लंबे ट्रैक पर भी लैंड कर सकता है। दोनों देशों के डिफेंस कंपैरिजन का ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में दोनों देशों को कुछ बचे हुए फाइटर जेट्स को कंपेयर करेंगे, फाइटर हेलीकॉप्टर्स को कंपेयर करेंगे और दोनों देशों की आर्मी का कंपैरिजन करेंगे। अगर दोनों पार्ट एक में कंबाइंड कर देते तो वीडियो काफी लंबा हो जाता और शायद आप लोग भी वीडियो को देर तक देखने में इंटरेस्ट नहीं लेते। इसलिए इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस वीडियो का पार्ट 2 बहुत जल्द आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। धन्यवाद।